हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल का एक इम्पॉर्टेंट सेशन इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जो इसी साल सीजीएल मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है, वो नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को वो इंक्रीज कर सकता है। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द टोटल मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है सीजीएल में, तो इसको आप याद रखिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो क्या हो सकते हैं? लोकसभा का जितना लोकसभा मेंबर्स है उनके सिर्फ 15% ही लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, मतलब वो अपॉइंटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर 2। ये हमें बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि फॉर द वास्ट नंबर ऑफ चेंजेस डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन envisages a three-tier system of पंचायत? तो पार्ट 9 बेसिकली बोला गया है कि पंचायती राज सिस्टम है, वो कौन से पार्ट में बोला गया है? तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पार्ट 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हु among the following can attend the meetings of both houses of parliament while not being a member of either house of the parliament? वो कौन से मेंबर हैं जो हाउस ऑफ पीपल, मतलब जो कॉमन जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इन दोनों में जो पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं उनके मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो खुद उन पार्लियामेंट जो हाउस है उनके मेंबर नहीं है? वो कौन है? वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 76 अंडर आर्टिकल 76 अंडर आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डिफाइन कर किया गया है, और उनका पास पावर है कि वो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के जो भी मीटिंग्स हैं उनको वो अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? एनएचआरसी का ये कौन कौन जो मेंबर नहीं है, इनमें से कौन है जो एनएचआरसी का मेंबर नहीं है? तो वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये जो चेयरपर्सन है ये एनएचआरसी का मेंबर नहीं होता है। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ये मेंबर होता है। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज ये होता है, और कमीशन फॉर वुमेन ये होता है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स होते हैं। लेकिन ये जो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा, तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन? इनमें से कौन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से रिलेटेड नहीं है? वो मेरा हो जाएगा सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से रिलेशन नहीं रखता। किससे रखता है? इट इज it supervises the distribution of powers between the center and the states। तो एक बैलेंस है पावर और स्टेट के बीच में, जो पावर का बैलेंस है उसको इस इन सरकारी कमीशन ने उसको मतलब उसको दिखाया, मतलब वो बोला कि आप ऐसा पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए इंडिया में, ताकि एक यूनियन और एक स्टेट के ऊपर एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। By which article of the Indian Constitution law declared by the Supreme Court is binding on all courts? तो on आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सारे कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, जितने भी लोअर कोर्ट्स के ऊपर उनके वो सारे ये डिसीजंस बाइंड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया तो लोअर कोर्ट उसको चैलेंज कर सकता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट है अल्टीमेट। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है, लोअर कोर्ट को वो सुनना ही पड़ेगा। वो उसको जो डिसीजन जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो खारिज नहीं कर सकता। ठीक है, इट
इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, वो होता है आर्टिकल 141। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स चेयरमैन कौन है? वो है मेरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसर का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है ऑफ राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which among the following is the first state in India to have the पंचायती राज सिस्टम? इज नन अदर देन राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 6 मंथ्स। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 6 मंथ, ऑप्शन 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Which of the following articles is related to the reservation of seats in पंचायत? इनमें से कौन आर्टिकल है जो पंचायत में जो सीट्स है उसको रिजर्व किया जाता है? तो आर्टिकल 243D। आर्टिकल 243D क्या है? इनमें से वो आर्टिकल है जो आर्टिकल 243D पंचायत सिस्टम में रिजर्वेशन सीट्स की बात करती है। आर्टिकल 243D, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 28 जनवरी 1950। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आपको इस बार भी देखने मिल सकता है। 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 28 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू विच द फॉलोइंग? मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैलेंसिंग ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड दी स्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन? फंडामेंटल राइट्स किसमें बोला गया है? तो वह पार्ट 3। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बोला गया है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन के बारे में। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराया था, आई होप आपको याद है। अगर किसी को ये पता नहीं है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। The Finance Commission of India is a constitutional body according to Article 280। According to Article 280 फाइनेंस कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिला है। ठीक है, आर्टिकल 280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, the 86 Constitutional Amendment Act 2002 inserted which of the following articles in the Constitution of India? Article 21A। Article 21A of the 86 Constitutional Amendment Act which was inserted of the following which of the inserted। ठीक है, और insert क्यों किया था? तो right to education of children between the age of 8 to 14, वो है आर्टिकल 21A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमेंडमेंट एस्टैब्लिश द अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम? तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 में, जो कि म्यूनसिपलिटीज़ है, वो है म्यूनसिपलिटीज़ एक्ट, वो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट एक्ट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है, 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑन 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे गणेश मवलंकर जी, ये थे हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू एजुकेशन वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2010। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जहाँ पर राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 2010। ठीक है, ये डेट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऑर्डर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल सेंट्रल एंड स्टेट सिविल सर्वेंट्स, आस्क स्टेट टू रिजर्व द मनी और फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर? मेरा आंसर होगा ऑल द अबव। प्रेसिडेंट कैन reduce the salary of Supreme Court judges, it can reduce the salary of central and state civil servants, and ask any bill, that is money bill, financial bills, to hold on legislature or in Lok Sabhas, ठीक है, for his consideration। ये तीनों के तीनों जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान वो कर सकते हैं।
ये उनके पावर्स में आता है। तो मेरा ऑल द अबव हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन दी 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से स्टेट है? तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 स्टेट्स हैं, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो हमारे 6th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल डैश एंड डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फंडामेंटल राइट्स टू एवरी इंडिविजुअल इन कनेक्शन विद एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अच्छा, एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट ये कौन सा है? ये हमारा है राइट टू फ्रीडम। ये क्या है? ये है राइट टू इक्वालिटी। ये है मेरा राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। राइट टू एजुकेशन, टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। क्या होंगे? आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम कब हुआ था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 को। तब पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में दर्जा दे दिया गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट? देखिए यहाँ पर मिनिमम स्ट्रेंथ पूछा गया है। हम लोग का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है? 15%। मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होगा? 12%। तो 12% होगा मिनिमम स्ट्रेंथ और मैक्सिमम कितना होगा? 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज एस्टैब्लिश्ड? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1963। ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, 1963। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 1/3 of the member of विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years। 1/3 मेंबर हमेशा रिटायर करता है 2 साल के बाद। जैसे कि राज्यसभा में 6 साल का टर्म होता है और वो एक परमानेंट बॉडी होता है। हर 2 साल में 1/3 रिटायर होगा और फिर वो कोई 1/3 इलेक्ट होके आएगा। तो ये हमेशा 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वो भी रिटायर होता है सिर्फ 2 साल में, आफ्टर एवरी 2 years। जिनका 6 साल का टर्म खत्म हो गया वो लोग रिटायर करते जाएंगे और नए आते जाएंगे। एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अंडर विच आर्टिकल कैन अ सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट? देखिए ये जो रिट का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया है। आर्टिकल 32 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट। ठीक है, और कितने कितने जो रिट्स हैं वो भी मैंने आपको बताया है मेरे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, when the national emergency was first declared in India? national emergency was first declared in 1962। तब कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर? हमारे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। और ये क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ इंडो चाइना वॉर। इंडिया और चाइना के बीच में एक जंग छिड़ गई थी, इसलिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया और 1962। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, equal pay for equal work has been ensured in the Indian Constitution as one of the directive principles of state policy under article 39। अंडर आर्टिकल 39 जो भी मैन एंड वुमेन होंगे वो इक्वल पे में इक्वल वर्क अगर वो समान काम करते हैं उनको समान पे भी मिलेगा। ये डीपीएसपी के ऊपर अंडर आर्टिकल 39 के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये था 30 सवाल एसएससी सीजीएल इंडियन पॉलिटी के ऊपर जो इस साल टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल समझ में आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।